नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्र, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं अपनी बात शुरू करने से पहले कि मैं जो आप समाचार चैनलों में जो दुर्जनपुर का एक तरफा रिपोर्टिंग देख रहे हैं, उस दुर्जनपुर गांव का घटना पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। मेरा गांव, जहां का मैं रहने वाला हूं, वो दुर्जनपुर से 10 से 11 किलोमीटर दूरी पर है। मैं वो स्कूल जिसमें मैं पढ़ा करता था उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब मैं दुर्जनपुर की स्थिति को, जितने लोगों को आप समाचार चैनलों पर बोलते या मैं कहूँ कि बकवास करते हुए, अपनी अपनी बात रखते हुए, अपने अपने एजेंडे रखते हुए देख रहे होंगे, उनमें से मैं दूसरा ऐसा एंथेटिक आदमी हूं जो अपनी बात रखूंगा, जिसका प्रमाणित दस्तावेजी, आंखों देखी और उन भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाला आदमी होगा। हमारे से मैंने दूसरा इसलिए कहा कि पहला आदमी है वहां के स्थानीय और लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी, चूंकि वहां के जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि होने के पहले भी वहां के बड़े लोकप्रिय आदमी थे और वहां जन जन में उनकी स्वीकार्यता थी। वो ज़्यादा एंथेटिक और बढ़िया बात मुझे कहेंगे, क्योंकि अभी के हालात पर वो वहीं पे है, मैं दिल्ली में हूँ। उस गांव में मेरी रिश्तेदारी है, यारी है, मित्र है, सहपाठी हैं। गांव के आजू बाजू में भी सब लोग जानने वाले हैं। मैं तब से फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि मामला बलिया का है, मेरे अपने गांव का, मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र का है, वहां का है, जहां मेरा आना जाना है, तो विचलित होना स्वाभाविक बात है। तो जो गांव के लोगों से बातचीत हुई और जो मीडिया में तो घटना बिल्कुल एक तरफा है। मैं गांव के लोगों की बात करने से पहले, दुर्जनपुर की स्थिति की बताने से पहले एक बात और स्पष्ट कर देता हूं। हाँ, कमलेश, शुभ आशीर्वाद। सबसे पहले एक आदमी का मौत हुआ है, वो दुखद है, उसका कोई भरपाई नहीं हो सकता और किसी भी आदमी को कोई हक नहीं है कि वो आदमी किसी की हत्या कर दे। परिस्थिति चाहे जैसी हो, कानून आपको हाथ में लेने का अधिकार नहीं। उस मृतक आत्मा के प्रति मुझे गहरा क्षोभ है, बहुत ही वेदना है कि एक आदमी अब नहीं रहा। कानून में क्या सजा होगी, क्या होगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक आदमी अब हमारे बीच नहीं रहा जो मेरे अपने बलिया विधानसभा का था। कल को मेरा वोटर होता, हमारा सपोर्टर होता, हमारे यहाँ विकास में काम आता। ऐसा एक आदमी का खोने का मुझे बहुत अफसोस है, हार्दिक संवेदना है। उसके और उसके परिवार के प्रति मेरे अपने हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अब आते हैं उस घटनाक्रम पर। घटनाक्रम यूं हुआ कि वहां पर कोटा वोटा के लिए कुछ मीटिंग हुई, जहां पर पुलिस के आला अफसरान बैठे थे, वो सब के सब वहां पर मौजूद थे। उन पुलिस अफसरों के मौजूदगी में एक कोहराम हुआ, हल्ला हुआ। जितने समाचार चैनल पर वीडियो चल रहा है वो एक ही आदमी के मोबाइल का लिया हुआ वीडियो हो, चाहे वो जो भी समाचार है, जितने भी हिंदी के समाचार, अंग्रेजी के समाचार, उर्दू के समाचार जो दिखा रहे हैं विजुअल, वो एक ही आदमी के मोबाइल की वीडियो है। वो ओरिजिनल फेसबुक पर भी है, अब तो यूट्यूब पर भी है। बलिया के कुछ स्थानीय समाचार चैनलों ने भी उसको डाला है कि वो विजुअल आया हुआ है। विजुअल में आप देख रहे हैं कि जो आदमी वीडियो बना रहा है वो बड़ी गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। मारो साले को, मारो साले को, गोली दिखा रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं, वो इस तरह की अल्फाज कह रहा है और घेरो घेरो, मारो मारो कह के करा जा रहा है। मतलब वो एक लड़का बीच में फंसा हुआ है और चारों तरफ से एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष, उसके एनिमी, उसके दुश्मन या वो सब लोग एक उसको घेरे हुए टाइप में लग रहा है। इस स्थिति को झेलने के लिए उस लड़के की मन स्थिति क्या होगी, इसको यही विश्राम देके अब उस लड़के पर बात करते हैं। जब तक आप लड़के पर और लड़के के हालात को नहीं समझेंगे तब तक आप मामले को समझ नहीं पाएंगे। मैं समाचार चैनल नहीं हूं कि टीआरपी के लिए बकवास शुरू कर दूं। लड़का धीरेन्द्र प्रताप सिंह भारतीय फौज का सिपाही है। उसने अपनी पूरी ड्यूटी, जब तक सरकार ने उससे अपने सेना में ड्यूटी लेना उचित समझा, जब तक की आयु निर्धारित थी, वो भारतीय सेना का सेवा किया। उसके पूरे सर्विस लाइन में कहीं कोई दाग नहीं है। अवकाश प्राप्त के बाद वो अपने गांव आया।
गांव आके वो और कहीं चौकीदारी सिक्योरिटी का काम कर सकता था, उससे ज़्यादा उसने समझा कि मैं गांव में रहकर अपना खेती बाड़ी का काम करूंगा। और खेती बाड़ी के साथ साथ अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो समाज में उठना बैठना है वो सब स्थानीय नेताओं से संपर्क में था, उन लोग सब लोगों को जानता था, तो एक सामाजिक हस्ती भी था, सामाजिक कार्यकर्ता भी था। हालांकि विधायक जी ने तो साबूती दे दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विधिवत वोटर है, सपोर्टर है, उसने संसद महोदय को भी मतदान दिया है। विधायक जी तो कह रहे हैं कि उसका पूरा परिवार मेरा मतदाता है, तो अब मेरे लिए तो कहने का कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि मैं तो 30 साल से वहाँ हूँ नहीं, मेरे को वहाँ की परिस्थिति की ज्ञान नहीं कि वो उनका वोटर है कि नहीं है, तो वो उस तरह का है। अब आते हैं दुर्जनपुर गांव की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करें। दुर्जनपुर गांव बैरिया जो मुख्यालय है उससे कोई 3-4 किलोमीटर दूर है, रानीगंज बाजार से भी 2 किलोमीटर, सुरनपुर स्टेशन के बिल्कुल करीब है, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर होगा अंदाज है। सुरनपुर स्टेशन जो उतर के हम लोग जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें सुरनपुर उतरती हैं, तो सुरनपुर के बगल में दुर्जनपुर छोटा सा गाँव है। दुर्जनपुर गाँव एक मिश्रित जातीय आबादी वाला गाँव है। वहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कोयरी, कुर्मी और ये जो जिस जाति का था वो लोग की भी मिश्रित आबादी है। उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या कम है वो है ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की, मतलब वो पिछड़ी जाति का बहुल वाला गांव है। लेकिन मेरे बलिया की स्थिति इतना सौभाग्य है कि अगर कोई भी जाति का आदमी किसी भी गांव में अगर जनसंख्या में कम है तो कोई उस पर शासन नहीं कर सकता, उसको दबा नहीं सकता। ये इस मामलों में बलिया बहुत सौभाग्यशाली है और मुझे बड़ा प्राउड महसूस होता है कि मैं उस बलिया का हूँ जहाँ किसी को जातीय, धर्म, लिंग भेद के आधार पर दबाया नहीं जा सकता। बलिया में मुसलमान 2-4 घर हैं, लेकिन वो बिल्कुल शान से अपना त्यौहार करते हैं, कोई आदमी उनके त्यौहार में दखल नहीं जाता। ये तो कर अपना हिंदू ही भाई था। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुर्जनपुर में वो बहुत कम आबादी वाले ठाकुर साहब हैं तो उसके वहाँ पे जो पिछड़ी जाति के लोग होंगे उनको दबाते होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। हमारे टाइम में तो ये था, अब भी शायद यही है। लेकिन 90 के दशक के बाद जो हमारे पूरे देश में जातीय उन्माद, जातीय आक्रांता और जातीय विष फैलने का जो कार्यक्रम राजनीतिक दलों के द्वारा विधिवत साजिश के तहत किया गया, वो उसका असर अब दिख रहा है। हम जब गांव में रहा करते थे तो राजनीति में आना जाना बेशक ना हो, बट सामाजिक स्थिति हमारी ऐसी थी कि वहाँ के बैरिया के, अब पहले दोआबा विधानसभा कहा जाता था, वहाँ के अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय, बलिया जिला का सर्वाधिक आदरणीय नेता और अपने मरने के दिन तक लगातार इंटरवल पर विधायक रहने वाले परम आदरणीय मैनेजर सिंह जी तो मेरे घर के रिश्तेदार थे। मेरे गांव में मेरे फूफा जी, मेरे पिताजी के फूफा जी लगते थे, मेरे घर में उनका ससुराल था। तो राजनीतिक लोगों के संपर्क, आना जाना, उनसे मेल मुलाकात, बात विचार तो हमारे पढ़ाई के टाइम से था। मैं स्कूलिंग टाइम में, पढ़ने वाला टाइम में पहला आदमी था जो चंद्रशेखर जी के कार्यक्रम में मंचों पर जाने भर के हैसियत रखता था। वो चाहे जो वजह रहा हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, मेरा अपना इच्छा हो, मतलब राजनीति और समाज को समझने की क्षमता, तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, विज्ञान मुझे उतनी जल्दी समझ में नहीं आती थी जितना सामाजिक ताना बाना और राजनीति समझ में आता था। तो राजनीति और समाज के ताना बाना को समझने की शक्ति भगवान ने शुरू से मुझे दी है। हमारे टाइम में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई गौड़ सभा, दलित सभा, क्षत्रिय सभा, ब्राह्मण सभा, फलाना सभा ये हुआ हो, ये गौड़ जाति के अध्यक्ष, क्षत्रिय जाति के अध्यक्ष, ब्राह्मण जाति के अध्यक्ष, ऐसा हमने 90 के दशक में, 80 से 90 के दशक हम लोगों का स्कूलिंग टाइम था। 90 के बाद तो रोजी रोजगार के लिए दिल्ली आ गया, लेकिन 80 से 90, 80 से लेकर के 90 तक जो हमारा पढ़ाई का टेन्योर था, उस टेन्योर में हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि ये फलाना वाला ना गौड़ महासभा के अध्यक्ष है, फलाना वाला ना धोबी महासभा का अध्यक्ष है, फलाने वाले ना क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष है, फलाने वाले ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष है। ये पहले नहीं था। हालांकि मैं भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पदाधिकारी हूँ, लिखता भी हूँ बाकायदा, पूर्वांचल समाज, भोजपुरी समाज में स्वयं भी लिखता हूँ, मैं अपने आप को इसमें लाता हूँ। लेकिन यही बात मैं 90 में नहीं लिखता था कि मैं कोई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का हूँ या फलाना महासभा को, ऐसा पहले नहीं था। लेकिन अब जातीय विद्वेष, जातीय वो ऐसा फैला हुआ है कि इस स्थिति में कोई सज्जन मुझे चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें, तो मुझे बड़ा स्वागत है। रजत सिंह जी, क्या अपना बात रखना चाहेंगे? तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप अपनी बात रखें। इस स्थिति में पहले नहीं था, लेकिन अब जो है वो अब स्थिति बड़ी विभत्स होती जा रही है। ये राजनीतिक लोगों को बहुत सुविधा होती है
कि जो 10 लोग गांव में हैं उनमें से किसी को क्षत्रिय, किसी को ब्राह्मण, किसी को कोयरी, किसी को कुर्मी के रूप में बांट दो, ताकि वो ये ना पूछे कि बांध बनने का काम कैसे हुआ, बांध बनते टूट कैसे गया, राशन का कोटा कहाँ जा रहा है, ये वो दुनिया ना सीने। ये मतलब ये राजनीतिक हमारे देश की भला ना चाहने वाले लोगों ने बड़ी बड़ी राजनीतिक शख्सियतों को पैसा और प्रलोभन दे करके हमारे देश में जातीय विद्वेष बढ़ाने का काम किया है, जातीय उन्माद फैलाने का काम किया, ताकि हिंदू बट जाए और इस देश पर इस्लामिक शासन लागू हो जाए। करीब करीब लागू ही हो चुका है, वो एक अलग मुद्दा है, मैं वहां जाऊंगा तो डिले हो जाएगा। मामला में दुर्जनपुर का ही रखता हूं। तो वो अब आजकल तो हो सकता है आजकल उस गांव में कोई ऐसी स्थिति आई हो कि कोई आदमी ऊंची आवाज में ठाकुर साहब को धमका रहा हो कि तुम्हें पता है 5 घर हो, जब तक बाहर से आएंगे तो पीट मार के चल देंगे। क्योंकि एक हुआ भी कि एक दलित परिवार का लड़का, सिंगल क्षत्रिय परिवार का था, उसके पूरे परिवार को दलित लोग मिलकर के मार दिए, सर और फोड़ दिए। चूंकि अब भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बना दिया है कि अगर आप स्वर्ण समाज के हैं तो आप लात खाइए, मार खाइए, जूता खाइए, गाली खुनिए, आप कोर्ट में मत जाइए क्योंकि आपका कहीं सुनवाई होगा। यही वो लोग अस्पताल में टकाऊ का लगा करके छोड़ दिया गया। वो लोग कहते कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है, तो स्थानीय प्रशासन ने कहा कि भैया आप थाने में लगाओगे तो सबसे पहले आपको ST में 6 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसके विरुद्ध केस लगाना रहे हो वो दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आपका सर फोड़ा है, तो सबसे पहले आप ST एक्ट में 6 महीने के लिए बंद होंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपको मारा क्यों गया था। वो सब लोगों ने अपना विड्रॉ कर लिया। एक घटना आपने देखा ही होगा, एक महिला ने आग लगा लिया, उस पर एक झूठा मुकदमा दलित ST एक्ट के अंतर्गत लगाया गया और उससे बाद में कहा गया कि हाँ मुझे मालूम है मैंने गलत लगाया है। उसको छुड़ाने के लिए 2 शर्त है। पहला तो तू 10 लाख रुपया दे अपना घरों बार बेच करके, और दूसरा पूरे पंचायत में नाक रगड़ के मेरे सामने क्षमा मांग, मेरे से माफी मांग, मेरा पांव छू, ये शर्त लगाया गया। तो वो तो एक राजनीतिक मुद्दा है, उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा समाज ही अब चाह रहा है कि भाई आप अगर स्वर्ण समाज के हैं तो आप 2 टेम नहीं, किसी दर्जे के इंसान नहीं, आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आप रहते हैं तो आप ST के पांव छुए, सार्वजनिक मंचन कीजिए, उनका पांव चरण चादुका चाटिए और तिलक लगाइए। जिस तरह से आदमी माता पिता का पांव छू करके तिलक लगाता है, तभी आप ये देश में रहेंगे, क्योंकि आप स्वर्ण समाज के हैं। और वर्तमान सरकार ये जानती है कि आपके पास विकल्प नहीं है, विकल्पहीन है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो इसलिए आपको छक मार करके मोदी को ही वोट देना पड़ेगा। मोदी इस बात को बड़े से समझता है। खैर, ये भी आज मुद्दा नहीं है, यहां नहीं जाऊंगा। तो ये सीन हो रहा है, तो मे भी कि ऐसा वहां पर कोई सीन रहा हो। अब आते हैं दुर्जनपुर के उस घटना पर। दुर्जनपुर का वो घटना, जैसा मैंने कहा कि चारों तरफ से घेर लिया गया था और वो उस आदमी के पास अपना लाइसेंसी शस्त्र था, उसने उससे 2-3 फायर किए। हालांकि किसी समाचार पारा के दर्जनों फायर किया, किसी पाया के सैकड़ों फायर किया। मैं इस पर नहीं कर रहा, समाचार वाले तो बकवास कर रहे, मैं शुरू में कहा कि बकवास कर रहे, लेकिन फायरिंग तो हुई है ना, 2-4 फायरिंग की तो आवाज आ भी रहा था। वहां पर CO स्तर का आदमी था, वहां पर ADM स्तर का आदमी था। इतने बड़े लोगों के कान में रुई ठूसी हुई थी कि नकारापन ठूसा हुआ था, आपको सुनाई नहीं दिया कि फायरिंग हो रही है। आपने उसी ऊपर 2-4 लठ बजवा करके उस लड़के को गिरफ्तार करवा लेते, और जिस कारण से वहां फायरिंग हो रही है उसको भी तुरंत कंट्रोल कर लेते। SDM ADM स्तर का आदमी वहां पर था। ये तो था नहीं कि वहां कोई हवलदार कांस्टेबल बात था जिसको उच्च अधिकारियों से पूछना था। इमीडिएट बॉस डिप्टी मतलब ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर का आदमी अगर वहां पर हो और वहां पर कंट्रोलिंग के लिए आप किसी से पूछे नहीं, सस्पेंशन आपको तो डिसमिसल होना चाहिए। सस्पेंड तो बिल्कुल कम हुआ है, आपका तो डिसमिस हो गया, अरेस्ट होना चाहिए। मर्डर केस तो आपको चलना चाहिए कि आपका अपनी के नकारे लोग हैं कि आपके सामने फायरिंग हो रही है और आप नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। किस बात की आप हैं वहां पर। एनीवे, अब स्थिति आई है कि वो जो उस वीडियो में जो गाली गलौज हो रहे, वो लग रहा है कि वो उस लड़के के तरफ ही गाली दिया जा रहा है। उसी को मारो मारो, घेरो घेरो, पीटो पीटो, बड़ी हिम्मत आ गई, बहुत आ रहे, ये गंदी गंदी गालियां दे रहे कि बंदूक निकाला, फलाना निकाल रहा है। ये मुझे जो तकलीफ है वो समाचार चैनल पर, कि एक भी समाचार चैनल वाला ये नहीं कहा कि हमने वीडियो में गंदी गालियां देते हुए सुना था, जिसमें लोग उस लड़के को ललकार रहे हैं कि मारो मारो, घेरो घेरो। और मारो मारो, घेरो घेरो होगा तो जिस आदमी के पास बंदूक होगा और उसका जान जाता नजर आएगा तो फायर करेगा। इसीलिए तो बंदूक रखी जाती है। और बंदूक का क्या 100 पीस है कि मेरे पास बंदूक है। बंदूक रखना और उसको फायर कर देने की मैं बिल्कुल इजाजत नहीं देता। मैं नहीं कहता कि बंदूक हो, मेरे पास तो बंदूक नहीं है, तो मैं उस सिचुएशन में भी नहीं जाता कि मेरे को कोई घेर ले। इस स्थिति में उसने जो आत्मरक्षा, जो मैंने विधायक जी ने कहा है आत्मरक्षा, आप सारे समाचार चैनल वाले विधायक जी को पड़ गए कि जी विधायक इंडोर्स कर रहे हैं। विधायक इंडोर्स नहीं कर रहा, विधायक इस स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं कि भाई वहां पर उसके परिवार के
6-7 औरतें अधमरी स्थिति में पहुंचा दी गई हैं। एक बलिया जिला अस्पताल के बियॉन्ड द कंट्रोल था तो उसको बनारस रेफर किया गया। वो मर गई कि जी रही, चूंकि समाचार पर तो कुछ आ नहीं रहा है, लोकल लोग डर के मारे बोल नहीं रहे। एक आदमी को मैंने फोन किया तो बोला भैया वो पुलिस वाला कह रहा है कि गांव का फोन सर्विलांस पे, अब रहने दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो नहीं बोला। मुझे जानना बड़ा जरूरत है कि भाई वो लोगों की स्थिति क्या है, या उनके जिनके घर में मृत में हो गए क्या उनके घर में किसी और कोई घायल घवायल है क्या। तो वो समाचार पर यह भी नहीं आ रहा कि मृतक के परिवार का भी और कोई घायल है या वही मर गए, और उनके दूसरे तो मतलब कुल कितने लोग घायल हैं क्या, ये किसी समाचार पर नहीं। समाचार योगी की नियंत्रित पुलिस, अनियंत्रित पुलिस, अक्षम पुलिस, गुंडों का सरकार, यही आ रहा है राजनीतिक बयान। मतलब समाचार चैनल बिल्कुल राजनीतिक बयान दे रहे हैं जैसे वो राजनीतिक पार्ट हो। उन्हें मौका मिल रहा है उत्तर प्रदेश में एक तरफा रिपोर्टिंग करें। उन्होंने हाथरस में भी एक तरफा रिपोर्टिंग किया। हाथरस में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने अब तक जितना बार भी पूछताछ के लिए बुलाया, वो पीड़िता के परिवार को जेल में बंद एक बार गए, उनको लगा कि वहां कुछ नहीं है। पीड़िता के परिवार को ही बार बार क्रॉस करके वो बार बार बयान बदल रहे हैं और बार बार पूछा जा रहा है। वहां पर भी गांव का एक लड़का, दलित परिवार, उसी के परिवार, उसी कुनवे का लड़का, वो बता रहा था कि वो तड़पड़ रही थी। हमने उसके माँ को बोला कि ले बोले रहने दे, उसके भाई को बोला तो बोला नहीं रहने दे, गांव से जो 10-20 लोग आएंगे ना तब हम लेकर के जाएंगे, तब तक तड़पने दे। मतलब वो माहौल को क्रिएट कर रहा था कि 10-20 लोग आए तब वो ड्रामा करता हुआ आए। ये गांव के लोग बोल रहे हैं, समाचार इसको दिखाई नहीं रहा। समाचार दिखा रहा है कि ये आगे वो आगे। समाचार वाले ये नहीं दिखा रहे कि पीएफआई के पैसे से 5-5 आतंकवादी पकड़े गए, वो चर्चा पे नहीं है। समाचार वाला ये नहीं दिखा रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी का गुंडा वहां पर जाकर के गुंडे ही कर रहा है, ये नहीं दिखा रहा है। लेकिन समाचार चैनल गांव का लोग एक तरफ ये भी कर रहे हैं, ये नहीं दिखा रहा है। ये मुझे बड़ा अफसोस की बात है। समाचार वाले को एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। समाचार चैनल वाला अब छोड़ दीजिए यहाँ की घटना वहाँ घटना, वो यूपी की घटना है, मतलब वो नहीं कर रहा है। बलिया वाला भी मैं देख रहा हूँ कि जितने समाचार चैनल हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी समाचार चैनलों पर पूर्वांचल के लोगों की वर्चस्व है। मतलब कोई ना कोई पूर्वांचल वाला है और सबके सब उस वीडियो में बोले गए भोजपुरी को समझ सकते हैं। माना कि पूर्वांचल के लोग ना होंगे, भोजपुरिया ना होंगे, लेकिन भोजपुरी और हिंदी में सिर्फ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का अंतर है। बात तो एक ही है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो वहां पर था भोजपुरी में जो उजरो हम, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने आत्मरक्षा में फायर की, भोजपुरी में कहकर आत्मरक्षा में गोली चलो लस, तो बात तो गोली चलाए और चलो लस तो आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन एक आदमी, एक समाचार चैनल, मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं कि धीरेन्द्र के गोली चलाने की घटना को मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता। एक आदमी का मौत हुआ है, वो बहुत दुखद है, मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात से ज्यादा दुखी हूं कि पुलिस के इतने इंतजाम के बाद मौत स्तर तक मामला ही क्यों पहुंचा। जब वहां पर शोर शराबा हो हल्ला हुआ, उसी पर पुलिस वहां उतनी भारी संख्या में पुलिस बल थी, क्यों नहीं पीट पाट करके उसको ठीक कर दी। ऐसे जब आपको मर्जी आएगी तब आप लाठी चला देंगे, जब आपकी मर्जी आएगी फायर कर देंगे। और जब यहाँ पर एक बवाल हो रहा है, एक परिवार के महिलाओं को घेर करके लोग पीट रहे हैं, 5-6 महिलाएं अधमरी हो गई हैं, और आप तब लाठी नहीं चलाए। सीओ और एडीएम वहीं पर था। हमको इस बात का प्रशासन पे है, और ये प्रश्न किसी समाचार चैनल पर क्यों नहीं पूछा गया, हमको इस बात का अफसोस है। मैं एक बार दोबारा से कह रहा हूं कि मैं फिर से एक आदमी के मौत को बयानबाजी के चक्कर में सही साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। उसका मौत बिल्कुल दुखद है। धीरेन्द्र को मौत तक पहुंचाने की सिचुएशन दुखी है, और उसका जिम्मेदार वहां मौजूद अफसरान हैं जिनके सामने रहते हुए उसके परिवार के 5-6 महिलाओं को अधमरी स्थिति में पहुंचा हल्ला हुआ। क्योंकि एकदम एक कोई बम तो फटा नहीं ना कि 5-6 लोग अधमरी हो गए। पहले हो हल्ला हुआ होगा, तू मैं हुई होगी, इसके बाद पथराव हुआ होगा, लठबाजी हुई होगी, तब न महिलाएं घायल हुई हैं। तो पथराव तू मैं तक ही पुलिस अफसर ने कंट्रोल नहीं किया। क्या वो चाहते थे कि पहले कुछ हंगामा कांड हो जाए, उसके बाद इसको नियंत्रित किया जाए? उसके बाद जो आगे हुआ वो और भी दुर्दांत, और भी दुखद, और भी चिंतनीय हुआ। कहा यह जाता है कि वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था, और उसके बाद भी आपसे भाग गया। 5-5, 6-6 लोग उसको घेरे हुए थे। मतलब ये तो शर्म करने से भी बड़ी चीज है। कोई शर्म के बाद भी कोई बड़ी चीज हो तो हो, जरूर कुछ ना कुछ गलत है, और इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये मैं सीधा सीधा मांग करता हूं पूजने योगी जी से कि योगी जी इसकी जांच करिए कि एक आदमी अलायक असलहा जिससे उसने कत्ल किया, जिससे उसने फायर की, वो सबसे बड़ा
सबूत होता है मर्डर में, वो उसके हाथ में है, उसके साथ में है, और आपकी पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, फिर छोड़ क्यों दिया? क्या स्थानीय प्रशासन किसी के दबाव में था, राजनीति हो रही थी? क्योंकि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट पर, मैं भी विधानसभा के गेट पर गया हूं, 4-5 पुलिस वाले घूरते हैं और 4-5 जगह आईडी मांगी जाती है, पास मांगा जाता है कि तुम वहां पर पहुंच कैसे गए। इन सब को तोड़ती हुई एक महिला वहां पहुंचती है और अपने आप आग लगा लेती है, और वहां पर मौजूद लोग का इतना जल जाती है, कुछ आदमी मर जाते हैं। ये साधारण घटना नहीं है, ये साधारण चीज नहीं है जहां पुलिस की अकमरता देखी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूजनीय योगी जी की उस विकास को रोकना, उनकी लोकप्रियता पर डेंट पहुंचाना, योगी जी के काम को कमतर करना है और इस अपराध के दबाव में काम को भुला देने की कोई साजिश चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय? ये एक चिंता का विषय है। ये मेरा बड़ा जेन्युइन प्रश्न है, मैं चाहता हूं आप इसका उत्तर दें, आप इस पर मनन करें कि इसी में, मैं दुर्जनपुर की भी बात कर रहा हूं, 4-5 पुलिस वाले उसको पकड़ लिए। वो कितना हो मिलिट्री का आदमी होगा, फिर भी 4 पुलिस वाले भी कोई वहां मोटे थुलटे और बीमार पुलिस वाले नहीं देख रहे, तो सारे छरहरे जवान थे, सारे युवा थे। और युवा अगर 4 पकड़े हुए हैं और पकड़ से कोई अपराधी भाग जाता है, तो फिर तो आपको डिसमिस होना चाहिए भाई। निलंबन तो बड़ा छोटा चीज है, आप फिर फिट ही नहीं है, हाथ में आया कैदी आपसे भाग गया, फिर आप तो अक्षम। आपके लिए कौन सा शब्द मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा ये इल्जाम है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीतिक लोग, कोई विदेशी शक्तियां, हो सकता है वो भाजपा की इंटरनल राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो योगी जी को अच्छा नहीं लगते। ये मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूं कि कई लोगों को योगी जी अच्छा नहीं लगते, भाजपा में भी। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई ये मौका दिया जाए, क्योंकि अंधा भी ये कहेगा कि यार 4 लोग पकड़ लिए थे पुलिस वाले लोग उस आदमी को, तभी वो भाग गया। क्यों? ये तो सीधा सीधा कहा जाए कि स्थानीय प्रशासन में। और समाचार चैनल बताए रहा को सुरेंद्र सिंह का करीबी, सुरेंद्र सिंह का करीबी। अब ये समाचार चैनल के कम अकलों, बुद्धिविहीनों, बेदिमाग के लोगों, हवा में बह जाने की प्रवृत्ति के जानकार हो, वो करीबी आदमी का मतलब सुरेंद्र सिंह का चाचा नहीं था, ना ही चाचा का लड़का था, ना ही भांजा भतीजा भागना था। अरे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो ना हो, दोआबा विधानसभा का क्षेत्र का आदमी था ना। तुमको तो सैल्यूट करना चाहिए कि सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि दोआबा का कोई आदमी अगर निर्दोष फंसाया जा रहा है तो मैं विधायक रहूं ना रहूं ये कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उसके साथ मुझे खड़ा रहना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं विधायक जी को। उन्होंने अपनी बदनामी झेल लेना उचित समय, उनको पता था कि ये पैनल पर चैनल बैठा था और सब के सब लोग उनकी बदनामी करेंगे, उनका मीन मेख निकालेंगे, उनको नीचा दिखाने और अपराधी के साथ संलिप्त बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब भी उनको लगा, क्योंकि वहां पर उनको इंटरनल इनपुट होगी, वहां के स्थानीय लोगों का फीडबैक उनको मिला होगा, क्योंकि वो वहीं के आदमी है, रात दिन उनका वहीं उन्हीं लोगों के बीच रहना है। वो तो विधायक प्रश्न पूछना होता है तो लखनऊ में होते हैं, नहीं तो वो तो अपने घर पे रहते हैं और दरवाजा खुला है लोगों के आने जाने के। इतना शहर इतना सुलभ उपलब्ध यहाँ सहज मिलने वाला तो विधायक मिले नहीं। मैनेजर सिंह के बाद भरत सिंह में कुछ गुण थी, मैनेजर सिंह में कुछ गुण थी, अब ये श्री सुरेंद्र सिंह में है। मैं समझ रहा हूं कि मैनेजर सिंह के बाद आदरणीय भरत सिंह ने इसको, इस परंपरा का, मैनेजर सिंह का तो मुकाबला किसी भी नहीं हो सकता। वो तो साइकिल पर चल देते थे, पैदल चल लेते थे, तुम्हारा काम है तो तुम्हारे मोटरसाइकिल पर चल देते थे। और जब तक उम्र दराज नहीं हो गई, बड़ी उम्र हो गया, तो जोगिंदर चाचा ने एक फिएट गाड़ी उनको दिया था, 16 नंबर था उसका, कि लीजिए इस पर चलिए। वो भाई डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने अपने कमाई से एक दिया था। बेटा के कमाई पर विधायक जी छोड़ रहे थे, क्योंकि वो तो इस अस्त्र पते नहीं कि गाड़ी उड़ी कमा ले। उस वक्त तो इन लोगों के कोई ये सोच ही नहीं था। खैर वो उनकी ईमानदारी और उस पर बात नहीं कर रहे। मतलब मैनेजर सिंह जी इस तरह के थे, भरत सिंह जी भी था। भरत सिंह के लिए भी कोई गेट नहीं है, कोई बैरियर नहीं था, जो आवे वो मिले, उसमें था। सुरेंद्र सिंह जी का भी यही सुलभ था। उसके बाद वाले लोग तो कोई विधायक ऐसा हुआ नहीं जो इतनी सुलभ उपलब्ध हो। कहीं कोई लखनऊ में रहता है, कोई अपने बिजनेस में रहता है, कोई दिल्ली रहता था। इस स्थिति में अगर सुरेंद्र सिंह ने बात कहा है तो समाचार के कम अकलो तुम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए, इस विषय पर प्रश्न करना चाहिए कि भाई उन्होंने कहा है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब तुम जानते नहीं और बकवास डाले जा रहे। मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे इस बात की चिंता है। खैर, आज का विषय को मैं कंक्लूड करने से पहले 2 बातें बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहला कि जो
आदमी की मौत हुई है वो दुखद है, वो अपूरणीय है, वो भरी नहीं जा सकती। एक आदमी का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसकी बेटियां हैं, उसका कौन। दूसरा यह है कि वो अपराधी नहीं था, मतलब उसने कोई सीधी फाइट नहीं की थी, वो शरेआम भीड़ में शिकार हो गया था। एक वो होता कि भाई सामने से वो बंदूक ताने हुए और तुम बंदूक ताने हुए और तुम्हारी गोली उसको लगे और उसकी तुमको ना लगी, ऐसा नहीं था। क्योंकि ये थोड़ा कम अफसोसजनक होता है, भले आमने सामने मरा एक आदमी नहीं मरा, वो ऐसा नहीं था। वो तो भीड़ में अंधी फायरिंग हुई और एक आदमी को अनजाने में लग गया। वो आदमी उसका निजी दुश्मन भी नहीं था। स्थानीय लोग भी ये बात बता रहे हैं और भीड़ का सिचुएशन भी बता रहे हैं। मैं पूरा वीडियो का एनालिसिस किया, वीडियो को सुना। वो आदमी टारगेट करके मारा, फायर नहीं है। उस सब लोग वहां भगदड़ मची थी, वो भी वहां पर गया होगा तमाशबीन की तरह से, और एक तमाशबीन की तरह से लग गया, जैसे पुलिस इनकाउंटर में राहगीर को लग जाता है। मतलब वो लापरवाही से लगा हुआ, अनजाने में लगा हुआ कत्ल है, जानबूझ के मारा हुआ कत्ल नहीं है। ये एकदम बड़ा साफ और स्पष्ट बात है। मतलब उस लड़के पर अगर कोई मुकदमा बनेगा तो दो बनेगा कि उसने आत्मरक्षा में फायरिंग की और दूसरा एक अनजाने से मरा। मतलब ये 302 नहीं, मामला दूसरा है, धारा दूसरा है। एनीवे, जान गया है, उसका भरपाई नहीं किया जा सकता, मुझे इस बात का अफसोस है। लेकिन मैं धीरेन्द्र सिंह को उस स्थिति पर भी चाहता हूं कि पुलिस वाले लोग तो सोचेंगे, क्योंकि पुलिस हमारी बहुत निपुण है, पुलिस हमारी बहुत सक्षम है। हालांकि आजकल इधर साल 6 महीने से मैं देख रहा हूं कि पुलिस की फंक्शनिंग है। अब जैसे इस पुलिस में भी पुलिस वाले उसके घर के नहीं कहते, उसका कुर्सी मेज गमला और कार का शीशा तोड़ा है। ये एक नया तरह का अमेंडमेंट कानून में हुआ है। कब हुआ भगवान जाने, मुझे पार्लियामेंट से तो मिला नहीं, नोटिफिकेशन का पता चला नहीं, पुलिस मैनुअल में ऐड हुआ नहीं। तो ये कब हुआ? कानपुर के बिकरू गांव में भी पता चला था कि वो दुबे को पकड़ने गई तो उसका घर में तोड़ दिया। मतलब ये एक नई तरह के अमेंडमेंट में ये एक और चिंताजनक है। इस विषय पर किसी और दिन बात करेंगे। आज मेरा बात ये था, सबसे पहली बात कि मैं धीरेन्द्र सिंह के गोली चलाने का समर्थन नहीं करता। धीरेन्द्र सिंह का किसी का जान लेने का मैं समर्थन नहीं करता। दूसरा, मैं ये आज का मेरा विषय था कि समाचार चैनल को एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं दिखानी चाहिए। समाचार चैनल वालों को सिचुएशन के बीच वर्णन करनी चाहिए। आप एकदम घंटों घंटों तो वही, अब कल से वही चल रहा है जिस चैनल पर जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मसाला है, समाचार वाले कहीं भी तुरंत कूद पड़ते हैं। यहाँ भी पिछड़ी और क्षत्रिय जात का मामला है, तो इससे बढ़िया राजनीति का खुराक है, समाचार का खुराक है। अगर इसी में छत्री में 2 मरे होते तो नहीं चलता। एक तिवारी जी का हत्या हो गया था उसी विधानसभा क्षेत्र में, किसी समाचार चैनल पर नहीं आया था। एक तिवारी जी को एक दूसरे जाति के लोगों ने मार दिया था उसी बैरिया विधानसभा में, कहीं कोई समाचार में नहीं, पता ही नहीं चला। चूंकि मैं बलिया का हूं और लोकल से वोकली संपर्क में रहता हूं, इसलिए मुझे मालूम है, लेकिन समाचार पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो एक स्वर्ण समाज के लोग का हत्या होता और इसमें वोट नहीं है, इसमें बदनाम करने का मौका नहीं है। लेकिन ये एक स्वर्ण समाज के क्षत्रिय पुत्र के हाथ से एक पिछड़ी बात जाति के आदमी का अनजाने में ही सही कत्ल हुआ है, तो ये तो मसाला है। इसमें तो समाचार चैनलों को मसाला मिलेगा। ये दुखद है कि समाचार इस तरह की भेदभावपूर्ण रवैया, दोषपूर्ण रवैया और समाज में विद्वेष फैलाने के रवैया अपनाएगी, तो ये समाचारों पर जो जनता का विश्वास अब करीब करीब खत्म हो चुका है, वो ध्वस्त हो जाएगा। और ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, समाचार के लिए शुभ नहीं है। ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को शांति दे, धीरेन्द्र को सद्बुद्धि दे, और सबसे ज्यादा योगी जी को ये सोचने पर मजबूर करे कि उनके साथ कोई राजनीतिक साजिश हो रही है क्या, कि आप ही के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, या आपके प्रशासन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो प्रशासनिक स्तर पर आपको विफल कर रहे हैं। ऐसा आशंका मुझे और सब आशंकाओं से ज्यादा है। ईश्वर सबको निर्मूल करे, आप अक्षय होकर के विश्व विजयी हो। आपका यश चहुओर तुम्हें। योगी जी के सम्मान में नतमस्तक प्रणाम करते हुए एक बार पुनः उस दिवंगत आत्मा को शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।